सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो यार देखो, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा है। पहली बात मैं आपको देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा लेक्चर 7 है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी का। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे, उसमें हम लोग का अराउंड जो हमारा लेक्चर 6 था उसमें हम लोग देखे थे कि पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी कॉज्ड बाई, अब बोल सकते हैं कि हाइपोक्सिया या फिर इस्केमिक कंडीशन वगैरह में, ठीक है। मतलब जो हमारा लेक्चर 6 था उसमें हम लोग देख रहे थे कि मतलब पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसमें हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, अगर हाइपोक्सिक कंडीशन है या फिर इस्केमिक कंडीशन है उसमें सेल इंजरी कैसे होती है, ठीक है, उसमें हम लोग वो देख रहे थे। अगर हम लोग आज के लेक्चर के बारे में बात करें तो आप जनरल सा देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि फ्री रेडिकल्स या फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी। इसका क्या मतलब है यार? देखो, आप टॉपिक देके घबराए मत करो, नॉर्मल सी बात है। जो भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो उसको लोग एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग इसी स्टेटमेंट को ही पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इसी हेडलाइन को ही, कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी। मतलब कि देखिए आपकी सेल इंजरी होती है, क्या होती है आपको पता ही है। सेल इंजरी आपके डिफरेंट डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकता है, आपका बोल सकते हैं कि केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, बाकी जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी एक हो सकती, मतलब वो कॉज करती है आपकी सेल इंजरी, ठीक है। ठीक है, तो वो आपकी सेल इंजरी कॉज करती है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है, तो उससे कैसे सेल इंजरी होती है उसकी मैकेनिज्म हम लोग देखे थे। अगर इस लेक्चर के बारे में बात करें तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स से जो हमारी सेल इंजरी हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कि वो कैसे हो रहा है, मतलब सेल इंजरी हमारी फ्री रेडिकल्स के द्वारा कैसे हो रही है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फ्री रेडिकल्स कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा रेडिकल्स को आप लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड आयन होता है आपका, ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जित ऑक्सीजन पे अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो वो आपके ओवरऑल फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पे देखिए मैक्स टू मैक्स केसेस में ये हम लोग का बोल सकते हैं आपका एक इस तरीके से काम करता है जो कि बोल सकते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल है। और कुछ कुछ केसेस में ये बोल सकते हैं कि सुपर मतलब कि आपके काफ़ी बोल सकते हैं कि अच्छा साबित होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन इसको करूँ तो जो हमारा फ्री रेडिकल होता है वो यूज़फुल कैसे होता है, कुछ माइनर केसेस में होते हैं, जैसे कि आपका एटीपी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है आपके आपके कुछ कुछ ये पाथवेज में होता है, पाथवे को कुछ कुछ मतलब कि ओवरऑल कंप्लीट कराता है। और ओवरऑल एक बोल सकते हैं तो आप ये मतलब पैथोजेंस वगैरह को भी किल करता है। बट मेजोरिटी केसेस में देखें तो देखिए, आपको एक बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी की जितनी भी एंजाइम्स, प्रोटीन, बाकी जितने भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस वगैरह, ओवरऑल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्टिव होती हैं। अगर मैं एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ों की बात करूँ, ठीक है, चाहे मैक्रो चाहे किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, तो आपका वो आपके रिड्यूस्ड फॉर्म में ही एक्टिव होता है। बट जो हमारा फ्री रेडिकल होता है वो एक पोटेंट ऑक्सीडेंट होता है। पोटेंट ऑक्सीडेंट मतलब क्या? ठीक है, ऑक्सीडेंट मतलब आपको पता चला कि ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड है, मतलब कि ये मतलब ऑक्सीडेशन कराता है हमारे मॉलिक्यूल्स का, हमारे बॉडी में प्रेजेंट आउट जितने भी केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस फॉर्म में एक्टिव होते हैं। बट ये हमारा ऑक्सीडेशन करा के इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये आपको बता ही चुका मैं कि आपके कैसे थोड़े थोड़े केसेस में यूजफुल होते हैं, बट ज़्यादातर ये केसेस में आपके हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फ्री रेडिकल्स होता है ये आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे ऑक्सीजन पे, वो सारी चीज़ें हमको मतलब कि ओवरऑल प्रॉब्लम कॉज कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे हम बात करें, और मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं, वो सारे पाथवेज में, उस सारे आप बोल सकते हैं मैकेनिज्म में आपके फ्री रेडिकल फॉर्म होता ही होता है। और अगर हम 2-3 चीज़ें आपको अगर और क्लियर कर रहे हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे कि आपका सुने होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फेटाइजेशन होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है, बाकी ओवरऑल जितने भी मैक्स टू मैक्स पाथवेज हमारे बॉडी में होते हैं ना, उसमें आपके फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते ही हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में बनते भी हैं नेचुरली बाई डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज जो हमारे बॉडी में इंटरनली हो रहा है। और ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में हमारे बॉडी में बन रहे होते हैं नेचुरली, और ये आउटसोर्स से भी लिए जाते हैं। जैसे कि मतलब ये नहीं मतलब बहुत बड़ा मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया, आउटसोर्स से लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है भाई साहब ये, ठीक है। ये लिए नहीं जाते हैं, गलती से चले जाते हैं। जैसे कि आप जंक फूड खा रहे हो, अगर आप कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह, रेडिएशन वगैरह, बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों से ये मतलब सोर्स है ये इसका, कि मतलब वो एक्सटर्नली भी आती है, इंटरनली भी हमारे बॉडी में आ रही होती है, ठीक है। इंटरनली में आपको बता दिया डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज से,
और पाथवे से तो ठीक है, जो कि जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फॉलो होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एक तो इसमें हो गया। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम वगैरह के जितने भी पाथवेज वगैरह हैं वो सारे में। और ये मतलब कि एक तो ये पाथवे हो गया, दूसरा ये हो गया कि आपके मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे रिस्क फैक्टर, मतलब सेल इंजरी हो रही है तो उसके पाथवे और मैकेनिज्म में भी ये फॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आपके फॉर एग्जांपल मैं इसी में बात कर रहा हूँ जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में फॉर्म हो रहे हैं एक मैकेनिज्म से। जैसे कि ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O बना रहा है, तो इसी प्रोसेस में 3 जगह आपका मतलब फ्री रेडिकल बन रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैकेनिज्म है आगे उसका। तो यही सारी चीज़ें यार देख रहे होंगे हम लोग इसके आगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इन एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर रिस्क फैक्टर, जैसे कि इस्कीमिया मतलब O2 का कंसंट्रेशन कम, उल्टा बता दिया, हाइपोक्सिया में O2 का कंसंट्रेशन कम। इस्कीमिया मतलब क्या होता है कि जैसे जो आपका ब्लड सप्लाई होता है अगर ये डिक्रीज करता है, ठीक है, तो हम लोग वो इस्कीमिक कंडीशन होता है। केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, ये सारे जितने आपके इंजरी वगैरह हैं सारे मतलब रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, हम लोग कॉज पढ़ते हैं, कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो कॉज ऑफ डिजीज मतलब कॉज ऑफ डिजीज को कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कॉज कर रही हैं। तो जैसे कि ये सारी कंडीशन हैं जो आप मेंशन देख पा रहे हैं आपके राइट साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, और भी काफ़ी मेजॉरिटी में सारी चीज़ें होती हैं, बस मैं इतना मेंशन किया हूँ, ठीक है, एक ब्रीफ में। तो जैसे कि क्या मैं यहाँ पे बात कर रहा था, इसमें फ्री रेडिकल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये टॉक्सिक होते हैं, और ये पोटेंट ऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब पोटेंशियल ज़्यादा होने क्या मतलब है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। किसी चीज़ की आपकी पोटेंशियल ज़्यादा है, आप सुने होंगे कि इस लड़की की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने लिखने की, इस लड़के की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है रनिंग की। तो पोटेंशियल मतलब एक इन्हेंसमेंट, या फिर बात कर सकते हैं कि उसका कितना ज़्यादा उसका पावर है, कितना ज़्यादा उसकी इफिशियंसी है, स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं, ठीक है। और पोटेंट ऑक्सीडेंट लगा मतलब कि इसकी इफिशियंसी कितनी है ऑक्सीडेशन कराने की किसी सेल्स के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और ये हमारे सेल्स को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करता है, ऑक्सीडाइज करता है हमारे सेल्स को, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गया, एंजाइम्स वगैरह हो गया। और ये सारी चीज़ें हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारी एक्टिव होती हैं, ठीक है। बट जो हमारा पोटेंट ऑक्सीडेंट या फिर बता सकते हैं जो फ्री रेडिकल्स है, ये हमारा क्या करता है, इसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। तो हमारी चीज़ें इनएक्टिव कब होती हैं, जब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चली जाती हैं, उसका ऑक्सीडेशन अगर हो जा रहा होता है, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी की, मतलब वही चीज़ फ्री, जो हमारी सेल इंजरी हो रही है फ्री रेडिकल्स के द्वारा हो रही है, तो वही चीज़ है सेल इंजरी कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें आरओएस की, तो आरओएस आपका क्या होता है, आपको डेफिनेटली पता होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसका फुल फॉर्म है ROS, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब कि ऐसे ऑक्सीजन की स्पीसीज जो रिएक्टिव होते हैं। डेफिनेटली यार ऑक्सीजन रिएक्टिव थोड़ी होता है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ऑक्सीजन की, जैसे हमारा O2 हो गया, ये सारी चीज़ें तो एकदम बैलेंस्ड है भाई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होती नहीं है। बट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वो होती हैं जो कि डिराइव्ड हुई होती हैं हमारे ऑक्सीजन से ही, स्पेसिफिकली फ्री रेडिकल्स वो होती हैं, और वो उस पर एक्स्ट्रा रेडिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट उस पर होते हैं। तो वही हमारा होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, वो हमको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स दैट जनरेट ड्यूरिंग, देखिए मैं बात कर चुका हूँ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल, मतलब कि ऑक्सीजन से डिराइव जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो जनरली हमारे मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, जैसे एटीपी प्रोडक्शन वगैरह में रिडॉक्सीडेशन ये होता है, इस सारी चीज़ों में आपका प्रोड्यूस होते हैं। मैं आपको बता ही चुका जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जितने भी पाथवेज स्पेसिफिकली हैं हमारे बॉडी में, उसमें आपका ये फॉर्म हो रहा होता है फ्री रेडिकल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इन विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, ये जो मैकेनिज्म है इसका H2O फॉर्म करने का, इसमें भी आपके होते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप जानते होंगे, ETS आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, बट आप स्पेसिफिकली आप जानते होंगे इसमें भी, हमारे बॉडी में भी ETS सिस्टम चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर हम इसकी बात करें तो ETS में आपके ये पाए जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आपका पता है, आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन वगैरह में, मतलब जितने भी पाथवेज वगैरह हैं ओवरऑल हमारे बॉडी में, यहाँ पे THE है SC, ठीक है, ये चुप गया था, इन दिस पाथवेज फ्री रेडिकल्स जनरेट, सारी चीज़ों में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होते हैं नेचुरली। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, जनरली O2 मॉलिक्यूल्स बाइंड विथ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मतलब जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है बाइंड्स विथ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म H2O, ठीक है, ये H2O फॉर्म कर रहा होता है। एंड बिटवीन दिस प्रोसेस में आपको बता ही चुका, इसी केवल प्रोसेस में, केवल छोटा सा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है,
इसी प्रोसेस में आपके मतलब कि फ्री रेडिकल्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं। अराउंड थ्री लेट मी काउंट, 1 उधर हो गया, एक आपके 2 3, हाँ 3 आपके यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। केवल आपके इतने छोटे से पाथवे में आपके 3 फ्री रेडिकल फॉर्म हो जा रहे हैं। और ये नहीं कि तीनों एक ही सिनोनिमस हैं या सिमिलर हैं, ये आपका अलग हो गया, एक आपका अलग, मतलब तीनों आपके डिफरेंट टाइप के। मैं आपको आगे मैकेनिज्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आगे बात करें तो देखिए हम लोग क्या यही बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं इस साइड। देखिए आपको डेफिनेटली लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आई होप। और बात करूँ, दीज फ्री रेडिकल कैन बी, देखिए दीज फ्री रेडिकल्स कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल ऑल्सो। मैं आपको बता ही चुका कि हेल्पफुल भी होते हैं फ्री रेडिकल और हेल्पफुल भी होते हैं। अगर मैं हेल्पफुल के बारे में बात करूँ तो देखिए जैसे एटीपी प्रोडक्शन में आपके ये मतलब हेल्पफुल होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज में ये आपके मतलब हेल्पफुल होते हैं। मतलब हेल्पफुल क्या है यार, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप प्रोडक्ट का नाम सुने होंगे, रिएक्टेड प्रोडक्ट का, तो ओवरऑल जब तक आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो जाता है, बाकी प्रीवियस रिएक्शंस आपके अगर उसको यूज्ड का नहीं है तो आप उसको बोलेंगे ये रिएक्टेंट है। आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। तो ओवरऑल जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यही बता रहा हूँ, आपके O2 में अगर मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट करके H2O बना रहा है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट तो H2O मेन है ना, इसके बिटवीन में जितने भी फॉर्म हो रहे हैं रिएक्टेंट, ठीक है, यही रिएक्टेंट यहाँ पे फ्री रेडिकल्स भी हैं। मतलब ये नहीं कि सारे जितने भी रिएक्टेंट बनते हैं फ्री रेडिकल, बट इस कंडीशन में आपके जितने भी रिएक्टेंट है वो फ्री रेडिकल्स की तरफ काम करते हैं और ये पैथोजेंस को भी किल करते हैं हमारे। और उसके बाद क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वगैरह सारे सेल्स के कराते हैं, तो एक बैक्टीरिया वायरस जितने भी, स्पेसिफिकली वायरस की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वायरस आपका लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंडीशन में आता है। तो अगर मैं लिविंग कंडीशन की बात करूँ, जैसे कितने सारे पैथोजेंस जितने हैं तो वो भी तो एक सेल है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सारे एक सेल ही हैं यार, आपको तो इतना पता ही होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, सिंगल मतलब यूनिसेलुलर, डजंट मैटर, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये आपका ये एक सेल्स ही है ना, तो इसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा यार। हमारे ऐसा तो है नहीं कि बॉडी को मतलब ये देख के डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, बुरी चीज़ें आती हैं तो सबको घसीट ले जाती हैं, ठीक है। और ये हमारे सेल डेथ में भी ओवरऑल बता सकते हैं कि यूजफुल साबित होता है। बट देखिए कैसे, अगर पता चला कोई सेल ठीक है मरने वाला है या फिर डेड होने वाला है तो उसमें भी हेल्पफुल होता है, जैसे नेचुरल प्रोग्राम डेथ सेल एपोप्टोसिस नेक्रोसिस आप सुने होंगे ना, तो उस सारे केसेस में भी ये हेल्पफुल होता है। अगर मैं हार्मफुल कंडीशंस के बारे में बात करूँ तो ये देखिए टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करता है हमारे सेल्स को, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह, बाकी न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद आवर सबस्टेंस, मतलब जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमारी जितने भी बॉडी के जितने भी सबस्टेंसेस हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके एक्टिव होते हैं, बाकी ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसलिए ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फ्री रेडिकल्स के सोर्सेज के बारे में, ये हमारा एक टॉपिक है कि फ्री रेडिकल्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स के सोर्सेज के बारे में कि मतलब क्या क्या हमारे फ्री रेडिकल्स के सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब आप बता सकते हैं कि इतना तो आप जानते हैं यार, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सोर्सेज मतलब वो कि कहाँ कहाँ से वो ऑब्टेंड हो रहे होते हैं, तो हमारे ये बॉडी में भी ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि फ्रॉम डिफरेंट पाथवेज, और ये हमारे इनटेक भी किए जाते हैं फ्रॉम आउटसोर्स, जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया, ठीक है। जंक फूड क्या होता है आपको पता है, जंक फूड मतलब जो आप बाहरी खाना वगैरह खाते हैं, अनहेल्दी डाइट हो गया, और रेडिएशंस वगैरह हो गया, और उसके बाद फिर केमिकल टॉक्सिसिटी। मुझे एक फ्रेंड की अपने याद आ गई यार, पता है जैसे कि बाहर के खाने की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे कि ठीक है अगर कोई, हम लोग का क्या है कि हमें यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द डेज में हम लोग, ठीक है, हम लोग बाहर नाश्ता करने जाते हैं, मतलब बाहर क्या, हम अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ढेर सारी रेडिया वगैरह लगी होती हैं, तो उसमें लोग जाके जैसे मैंगो जूस वगैरह पीते हैं, ठीक है, बट उसमें भी वो अजीनोमोटो वगैरह मिलाए होते हैं यार, पता होने के बाद भी आप कितना अपने आप को रोक पाओगे, ठीक है। तो देखिए ठीक है, पानी पूरी अगर हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ठीक है भाई, अगर 10-15 तुम 20 खा लिए तो उसके बाद अब तुम हटो वहाँ से, ये क्या करते हैं कि भैया मुझे पानी भी दे दीजिए, ये प्लेट में पानी वगैरह भी लेके 2-3 प्लेट पानी पी जाते हैं, ठीक है, तो उसी में वो हाथ से हिड़ता भी है, यहाँ से पी रहे होते हैं। तो क्या ही कहा जाए यार ऐसे दोस्तों को, अगर वो सुन रहा हो भाई अगर वो दोस्त ये लेक्चर देख रहा हो तो कमेंट करिए कि हाँ जी मैं ही हूँ, ठीक है तो ठीक है, अगर और आगे हम लोग चल रहे हो तो देखिए अगेंस्ट इट, मतलब कि जो हमारे ये थे आपके फ्री रेडिकल्स जो थे, इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में यार कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो आपके ऑक्सीडेंट, मतलब कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन कॉज कर रहे हैं, जैसे कि जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन कॉज कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा तो मैकेनिज्म होना चाहिए हमारी बॉडी में कि हाँ भाई वो अगर उसका लेवल अप हो रहा है तो मतलब कि
अगर सुनिए, अगर आप जैसे कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होते जा रही बाई द फ्री रेडिकल्स, तो कितने दिन आप चल पाओगे? ज़्यादातर यही होगा ना कि मतलब कि ठीक है सारे सेल्स डेथ करते जा रहे हैं, सब कुछ इनएक्टिव आपके होते जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक एक्टिव कंडीशन में लाने के लिए उसके अगेंस्ट में, देखिए कोई चीज़ अकेले नहीं दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगर कोई चीज़ यस है ना, तो उसका नो का भी जवाब होता है इस दुनिया में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर वो फ्री रेडिकल्स है तो उसके लिए हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हम लोग बाहर से भी लेते हैं, बट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ये एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे जो हमारा फ्री रेडिकल है इसको ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब ये मैं यहाँ पे कट का साइन इसलिए लगा रहा हूँ, मतलब इसको कैंसल्स करता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। और अगर देखिए जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है उसको हम लोग देखिए हमारे बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सटर्नली भी इसको ले रहे होते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे गामा ओरिजिनोल का नाम सुने होंगे, ये ओवरऑल एक बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये हमारे राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। मतलब कि राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, जैसे कि मतलब जो चावल वगैरह होते हैं आप देखे होंगे, तो उसके ऊपर की जो मतलब बिफोर, मतलब कि उसको जो साफ वगैरह करते हैं ना, मतलब कि जो चावल जो मतलब कि देखे होंगे आप, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ यार, जैसे कि आप सर्च करना, ठीक है। जो राइस होती है देखिए, जो वाइट कलर की, ठीक है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, इससे ये निकाल के, जैसे कि एक कवरिंग होती है ब्राउन कलर की चावल के ऊपर, ये जो उसको निकालोगे तो आपका चावल यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये कवरिंग से मतलब कि ओवरऑल हमारा ये राइस ब्रान ऑयल बनता है। इसी में गामा ओरिजिनल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि 1080 के आसपास होता है। और उसके बाद काफ़ी मतलब 90 में भी होता है, 908 के आसपास भी होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप राइस ब्रान ऑयल एक आपका, जैसे कि आपका ये होता है, जैसे कि आप रिफाइंड ऑयल बोलते हो ना, तो उसी कंडीशन में मतलब उसी के सिनोनिमस होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना अपना नेट पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आगे, डिजीज्ड कंडीशन में हमारे अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कि हमारा फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ गया तो डेफिनेटली वो डिजीज कंडीशन होने वाला है। तो उसी कंडीशन में हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं तो वही जो स्ट्रेस होता है, वही जो केस होता है, वही डिजीज फॉर्म करता है। और जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल हो गए ना यार, वही वो टॉक्सिक इफेक्ट हमारे सेल्स में हमारे बॉडी में शो करेगा। और उसी स्ट्रेस्ड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं वो जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें हम लोग हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के आपके H2O बना रहे थे, इस पाथवे में हम लोग देख रहे थे कि 3 आपके फ्री रेडिकल बन रहे थे। FR से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फ्री रेडिकल बन रहे थे, अब कैसे बने मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से। ये मैकेनिज्म मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फॉर श्योर ये आपको डेफिनेटली अच्छा साबित होने वाला है। बट ये नहीं कि आपको मतलब ये याद नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसे आपको ये ओवरऑल याद वाद नहीं करना है, कोई एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपको ये एक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी एक पाथवे है जिसमें कि आपका फ्री रेडिकल वगैरह बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सको, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके लिए। और डेफिनेटली आपको याद वाद नहीं करना है, बस आपको उसको ध्यान से देख लो, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, अगर हमारा इसमें जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में, ठीक है, जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में अगर हम लोग का मतलब इसके मतलब प्रेजेंट पे ये अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हमारा सुपर ऑक्साइड एनायन फॉर्म होता है, सुपर ऑक्साइड एनायन, ठीक है। ये आपका एक क्या है, फ्री रेडिकल। मैं हैशटैग लगा के बताता हूँ, जहाँ पे मैं हैशटैग लगा रहा हूँ वो आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए आपका ऑक्सीजन जो है आपके जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में आपको ओवरऑल आपका क्या फॉर्म करता है, सुपर ऑक्साइड, जैसे कि O2 माइनस एन आपका सुपर ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड एनायन, ठीक है। तो ये एनायन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज लगा है, ठीक है। और ये आपका एक फ्री रेडिकल हो गया। और अगर ये फ्री रेडिकल जैसे कि सुपर ऑक्साइड एनायन आपका एसओडी के प्रेजेंट में, एसओडी का फुल फॉर्म होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के प्रेजेंट में अगर आपका फिर ये रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है H2O2, ठीक है। ये भी आपका जो है सुपर ऑक्साइड जो डिसम्यूटेज के प्रेजेंट में जो आपका रिएक्ट करके जो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, मतलब आपका यहाँ पे 2 आपको मिल चुका ओवरऑल, एक आपका ये मिल चुका, दूसरा ये आपका फ्री रेडिकल मिल चुका, ठीक है। तो आपका जो सुपर ऑक्साइड एनायन है ये आपका एक फ्री रेडिकल है, दूसरा आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों आपके फ्री रेडिकल्स हैं। और जो आपका फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होता है, जो ओवरऑल आप बोल सकते हैं फेंटन के प्रेजेंस में जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रिएक्शन जो होता है फेंटन रिएक्शन, ये मतलब एक रिएक्शन है जो कि आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से आपका हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ मतलब रिएक्शन को ले जाता है, ठीक है।
तो इसके प्रेजेंट में अगर आपका ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट आने वाला है वो आपका है क्या, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ये भी आपका एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ओवरऑल देखिए आपका कितना फ्री रेडिकल बन चुका, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 आपका फ्री रेडिकल बन चुका, तब जाके आपका उसके बाद जो आपका यहाँ पे रेडिएशन एक आएगा जिसको आप रेडियोलिसिस बोल रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे ये आता है इस रिएक्शन में। और ये जो होता है ओवरऑल आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इससे ये रेडिएशन क्या कॉज करता है कि आपका H2O2 से आपको ब्रेक डाउन कर सकता है हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ, जैसे कि देखिए आपका हाइड्रोक्सिल आयन से यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है H2O, और ये क्या करेगा, यही रेडिएशन आपका ये भी कॉज करा सकता है कि H2O से आपका ये बैक करा सकता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ, OH- आयन की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था। और जो हमारा ये है, जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यहाँ से या तो फिर ये डायरेक्ट पाथवे भी फॉलो कर सकता है डायरेक्ट H2O की तरफ, मतलब ये बीच में आपका ये नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों है, मर्जी है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस या फिर फैक्टर्स के ऊपर कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ होता है, ये द माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, विच हेल्प इन द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटालिसिस वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें अदर फ्री रेडिकल्स की, जैसे कि फ्री रेडिकल्स में बताया, जैसे कि फ्री रेडिकल्स क्या, हम लोग अभी बात किए ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स के ऊपर, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा ऑक्सीजन डिराइव्ड स्पीसीज होती हैं उसके लिए। अगर हम आरएनएस की बात करें, जैसे हम आरओएस की बात किए, मतलब क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है, इसकी हम लोग बात किए, जैसे OH- हो गया, H2O2 हो गया, फिर ओवरऑल आपका जैसे कि और क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका ओवरऑल O2- हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका ओवरऑल ऑक्सीजन डिराइव्ड स्पीसीज है जो कि फ्री रेडिकल की तरफ काम करती हैं, ठीक है। और अगर हम अदर फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो हमारा जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन मतलब डिराइव्ड ही फ्री रेडिकल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ये आपका जैसे कि आरएनएस भी हो सकता है, जैसे कि रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी हमारे बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड, परऑक्सीनाइट्राइल, ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी में हो सकती हैं। और दूसरे हो सकते हैं हैलाइड्स वगैरह भी, जैसे HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड वगैरह, ये सारी भी चीज़ें, ठीक है। अगर हम थोड़ी और आगे बात करें तो अब हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं पैथोजेनेसिस, जहाँ पे वर्ड यूज हो जाए जिस हेडलाइन में आपको समझना है कि हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं, आप समझा करिए, ठीक है। तो हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। तो अब तक हम लोग क्या देखें, फ्री रेडिकल मतलब कि फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी, मतलब कि फ्री रेडिकल के द्वारा आपकी सेल इंजरी कैसे हो रही थी। बट अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि फ्री रेडिकल मेडिएटेड नहीं, हम लोग फ्री रेडिकल पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, मतलब फ्री रेडिकल कैसे इन्वॉल्व है, उसका मतलब क्या मैकेनिज्म है जिससे कि सेल इंजरी होती है। सेल इंजरी में फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म मतलब, ठीक है, कि कैसे आपकी सेल इंजरी हो रही है बाय द फ्री रेडिकल। और मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे फिर से क्लियर करता हूँ। जो हमारी फ्री रेडिकल होती है वो पोटेंट ऑक्सीडेंट है, ये टॉक्सिक होती हैं, ये हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडाइज करती हैं, ठीक है। अगर आप फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो हमारा एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जितने होते हैं उससे भी आपका ये इन्वॉल्व होता है उसके सारे पाथवेज में, जैसे हाइपोक्सिया इंजरी, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, कार्सिनोजेंस वगैरह, डिजीज, माइक्रोब्स वगैरह में ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके एक एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज फॉर्म करती हैं, ठीक है। ठीक है, ये डिजीज आपकी फॉर्म करती हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि देखिए इवन जैसे कि ये बात नहीं है यहाँ पे कि कुछ कुछ जैसे कमियां होती हैं उसके कारण डिजीज होती हैं, तो मतलब चाहे ये माइक्रोब से हो चाहे कार्सिनोजन से हो। जैसे कि देखिए कोई लोग अगर अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, कोई लोग सिगरेट का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, कोई लोग टोबैको वगैरह खाते हैं, मतलब कोई भी अगर आपका रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो आपके डिजीज़ को फॉर्म करें वही आपके इटोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो वो सारे जो डिजीज़ फॉर्म करने का जो मैकेनिज्म होता है उसमें हमारा फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्टली कि फ्री रेडिकल का मतलब मैकेनिज्म है कैसे। फ्री रेडिकल का हम लोग पैथोजेनेसिस देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल का यहाँ पे मैं हेड इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फ्री रेडिकल का पैथोजेनेसिस देखने जा रहे हैं अब सेल इंजरी, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम लोग देखिए एग्जैक्टली देखने जा रहे हैं फ्री रेडिकल का पैथोजेनेसिस, मतलब उसका क्या क्या मैकेनिज्म है ओवरऑल हमारे बोल सकते हैं कि सेल इंजरी की तरफ बढ़ने का, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ऊपर क्या शूट रहा है उसको देखें, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि दैट फ्री रेडिकल्स डिस्टर्ब आवर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, TEINS प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह, इस सारी चीज़ों को ये ओवरऑल डिस्टर्ब करता है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। अब हम देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप सुनते चलिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। जैसे कि आप बहुत लोग क्या होते हैं पढ़ रहे होते हैं साथ साथ लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, तो साथ साथ लेक्चर पे ध्यान नहीं होता उनका, बस ये होता है कि फटाफट मैं नोट्स को पढ़ लूँ तो मैं समझ में आ जाएगा। देखिए यार ऐसी चीज़ें नहीं है कि जितनी भी नोट्स में लिख के लाई जाती हैं केवल उसी को पढ़ दी जाती हैं, ऐसा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी चीज़ें हैं नहीं लेक्चर्स में, ठीक है।
आपको लेक्चर्स का जो नोट्स है ना, देखिए मैं कुछ लोगों से फीडबैक लिया था, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने फिजिकली भी मैं मीट किया था जितने लोगों से, कि भाई ये बताओ कि आपको मैं डायरेक्ट ब्लैंक नोट पे मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि मतलब आपको नोट्स में मतलब एक्सप्लेन करूँ लिख के, ठीक है। तो बताते हैं कि नोट्स को लिख के मतलब लाने से क्या होता है कि आपका एक आपको फ्लो मिलता है। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर दूंगा, जैसे कि ऐसे क्या है कि मुझे जो चीज़ें अच्छा लगती है मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगा, तो आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्सन या फिर जो इंपॉर्टेंट है चांसेस हैं कि वो छूट जाएँ, ठीक है। तो लेक्चर का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो नोट्स होता है, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो एक रेफरेंस लेने के लिए केवल होते हैं। बाकी मैक्स टू मैक्स अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको लिखने जाए तो फॉर एग्जांपल ये 4 पन्ने का नोट्स है तो डेफिनेटली 7-8 पन्ने का हो जाने वाला है, ठीक है। अगर आप जितनी भी चीज़ मैं बताते चलो अगर उसको भी लिखते चलें, ठीक है, तो वो बस एक रेफरेंस के लिए होते हैं यार, ठीक है। तो आप अब वो सारी चीज़ें छोड़िए, अब इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की कि कैसे सेल इंजरी कॉज करता है, तो ये देखिए ये हमारे अटैक करता है या फिर हार्म करता है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लिपिड्स को। लिपिड्स आप सुने होंगे भाई, लिपिड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है या फिर आप बोल सकते हैं मेम्ब्रेन में। अगर आप बताइए अगर फ्री रेडिकल हमारे लिपिड को बिना मैं आपको यहाँ पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ओवरव्यू पहले दे देता हूँ कि जैसे हमारा लिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, हमारे सेल्स के ऊपर पाया जाता है जितने भी इसकी आउटर बाउंड्रीज हैं। और ये जो लिपिड का बना हुआ होता है जैसे फॉस्फोलिपिड का स्पेसिफिकली, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का हो गया कुछ कुछ इसमें जैसे कि प्रोटीन वगैरह एम्बेडेड होते हैं ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह हो गया, बाकी पोटेशियम पंप सोडियम पंप जो सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अभी उसको छोड़िए। तो अगर हमारा लिपिड डैमेज होता है एनी हाउ बाय द फ्री रेडिकल्स तो डेफिनेटली हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होने से ट्रांसपोर्टर डैमेज होंगे, ट्रांसपोर्टर डैमेज होने से आप ओवरऑल आपका सेल इंजरी की तरफ जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आपका लिपिड जो है का मेम्ब्रेन जो हमारा मेम्ब्रेन और लिपिड का बना हुआ होता है, तो जो पूफा होता है, पूफा क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ WTH में है विद द हेल्प, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ लिपिड लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, जो लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोसेस है उससे ये ऑक्सीडाइज करता है। ओवरऑल ये हमारे मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो हमारा लिपिड है उसका मेम्ब्रेन जो है जैसे कि पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मिलकर बना हुआ होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो उसको ये ऑक्सीडाइज करता है। डेफिनेटली फ्री रेडिकल का काम ऑक्सीडाइज करना, और विद द हेल्प ऑफ किससे, लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है और ये हमारे मेम्ब्रेन को डैमेज करता है जिससे कि हमारा सेल इंजरी अकर होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात करूँ, प्रोटीन को ये कैसे डैमेज करता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन कर देता है पॉलीपेप्टाइड का, जो हमारा प्रोटीन है उस प्रोटीन हमारा किस चीज़ का बना हुआ होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज का आपको पता है, तो इसका ये फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है तो मैं इसको अगर काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में कर दूं तो इसका फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसको फ्रेगमेंट में कर देता है और फ्रेगमेंट में होने के कारण इसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है। इस डिस्ट्रप्शन को हम लोग बोलते हैं सेल डिस्ट्रप्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साइटोस्केलेटन की, अगर इस साइटोस्केलेटन में भी अगर फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल्स आता है, ठीक है, इस पे अटैक करता है, ठीक है, या फिर इसको हार्म करता है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो ATP प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर उसका जो ओवरऑल एक बता सकते हैं इसकी जो कैपेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके कारण साइटोस्केलेटल डैमेज वगैरह होते हैं, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे DNA डैमेज, जैसे कि देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल्स है मैं आपको बताया हमारे साइटोस्केलेटन पे एक्ट कर सकते हैं, हमारे बात कर सकते हैं कि प्रोटीन पे, हमारे लिपिड पे, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम वगैरह को। तो जो अगर न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट कैसे करेगा, DNA RNA पे एक्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियस का मतलब ओवरऑल जितने एसिड हैं जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA का फुल फॉर्म। तो एसिड लास्ट में लगा है ना, तो मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस का जो एसिड है क्या, RNA DNA, वो सारी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर ये DNA को डैमेज करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर ये DNA को डैमेज करता है प्रोलिफरेटिव सेल्स में, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि प्रोलिफरेटिव नॉन प्रोलिफरेटिव आप नाम सुने होंगे डेफिनेटली। प्रोलिफरेटिव आपका वो सेल्स होते हैं जो आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे वॉलंटरी सेल्स जितने होते हैं, मतलब वॉलंटरी मसल्स के जितने सेल हैं, ओवरऑल आप बोल सकते हैं जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं एक्सेप्ट कार्डियक, और उसके बाद जो आपके न्यूरल सेल्स हैं उसको छोड़ के जितने भी हमारे सेल्स होते हैं मैक्स टू मैक्स वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपके प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं। और अगर डिवाइडिंग सेल्स में या फिर प्रोलिफरेटिव सेल्स में अगर DNA डैमेज होता है तो डेफिनेटली वो आपके जेनेटिक डैमेज कॉज करेगा, मतलब उसका जीन जो है वो या फिर जेनेटिक वो आपका डैमेज होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम DNA की बात करें, DNA अगर हमारा डैमेज होगा डिवाइडिंग सेल्स में या फिर प्रोलिफरेटिव सेल्स में तो ये आपका क्या कॉज करेगा, जैसे कि आपका जो सेल डिवाइड हो रहा है, तो अगर सेल डिवाइड हो रहा है
तो सेल डिवाइडेशन में अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर सेल कोई भी डिवाइड करता है, ठीक है, अगर हम डिवाइडिंग सेल के बारे में बात करें तो उसमें हमारा क्या होगा, सेल डिवाइड करता है तो उसमें मतलब कि ओवरऑल उसके जीन भी डिवाइड करते हैं, मतलब जितने भी जीन्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो अगर जीन डैमेज होता है, ठीक है, मतलब बाय एनी हाउ, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे आप ये समझिए, सारी चीज़ें छोड़िए, कि अगर हमारे डीएनए को हमारे डैमेज करता है प्रोलिफरेटिव सेल्स में, हमारे डीएनए को हमारा फ्री रेडिकल अगर डैमेज कर रहा होता है तो ये म्यूटेशन कॉज करता है डेफिनेटली। म्यूटेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका फॉर एग्जांपल कोई भी जीन है, जैसे डीएनए आरएनए कोई भी एक म्यूटा जीन्स वगैरह, मतलब म्यूटेशन जो भी क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डीन है, अगर सॉरी डीएनए है, अगर मैं उसको खोल के रख दिया, या फिर अगर आप उस पर भी बाय द रेडिएशन, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल जितने भी मीन्स हैं, अगर उसके द्वारा आप उस पर थोड़ा सा भी ईरर भी म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है, या फिर आप चेंजेस स्पेसिफिकली अगर कर देते हो, ठीक है, उस डीएनए के सीरीज पे या फिर सीक्वेंस पे या फिर ओवरऑल आप बोल सकते हैं, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस पे या फिर उसको ओवरऑल, तो उसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपका ओवरऑल म्यूटेशन कॉज करेगा। तो यहाँ पे ये करना चाह रहा है कि जो हमारा डीएनए अगर डैमेज होगा हमारे किसी भी सेल्स का, तो अगर जो डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए डैमेज होने से क्या होगा, आपका ओवरऑल जो आपके कोड्स वगैरह वो सब डैमेज होंगे, उसके डैमेज होने की वजह से आपका म्यूटेशन कॉज होगा, ठीक है। और सेकंड के बारे में बात करें तो आपका डीएनए रिप्लिकेशन भी डिक्रीज हो सकता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि उतना क्लियर नहीं होगा ऐसे, ठीक है। और हमारा जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये भी डिक्रीज कर सकता है। अरे यार फ्री रेडिकल्स है, मैं बताया था सारी चीज़ों में तो अच्छा होता नहीं है। देखिए यही म्यूटेशन क्या कॉज कर सकता है, आपका कैंसर भी कॉज कर सकता है। यही म्यूटेशन आपको बहुत बड़ा शक्तिशाली भी बना सकता है, आप में पंख उगाने तक का पावर दे सकता है, समझ रहे हैं आप। वो सारी चीज़ें म्यूटेशंस में इतनी पावर होती है कि वो आपका, अगर ये हार्मफुल म्यूटेशन हो या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा और हार्श वे में जाता है, सेल की डिवाइडेशन होती जाती है, तो उसके अगर हम केस में देखें तो ये आपका कैंसर भी कॉज कर सकता है, बाकी आपको एक सुपर पावर भी दे सकता है। तो वो सारी म्यूटेशंस की पावर होती हैं। तो ओवरऑल अगर ये डीएन अगर देखिए, ये तो आपके फायदे वाली बात होगी, अगर आपके डीएनए की रिप्लिकेशन को, ये प्रोसेस को भी डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीन को डैमेज कर रहा था हमारे डीएनए को, तो म्यूटेशन डेफिनेटली कॉज होना बनता है, ये होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ क्या कि ये डीएनए को रिप्लिकेशन के प्रोसेस को भी डिक्रीज कर सकता है, जिससे कि एपोप्टोसिस होगा, जिससे कि प्रोग्राम डेथ सेल वगैरह भी होता है, ठीक है। अगर हम नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स के बारे में बात करें, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यहाँ पे न्यूरॉन हो गया और जैसे कार्डियक सेल्स वगैरह आप बोल सकते हैं, बट उसमें आप बोल सकते हैं ना कि उसका साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स डेफिनेटली नहीं इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हम बात करें यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स की, तो यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग सेल की, जैसे आपके न्यूरॉन हो गया, आप न्यूरॉन चैप्टर में पढ़े होंगे कि आपका नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स जितने होते हैं, ठीक है, ये आपके डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो आपका यहाँ पे क्या है कि ये आपका न्यूरॉन डिवाइड नहीं होगा, और ओवरऑल नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स हैं जो हमारे डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो लिपिड का परऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये होगा, मतलब कि जो लिपिड है उसकी परऑक्सीडेशन होगी, उससे क्या आपका होगा, नेक्रोसिस कॉज होता है। नेक्रोसिस क्या होता है, आपका नेचुरल सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एपोप्टोसिस आपका होता है प्रोग्राम डेथ सेल, नेक्रोसिस होता है आपका नेचुरल डेथ सेल। आप एन से यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, अगर हम बात करें अपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कुछ, कि हम लोग ऑक्सीडेंट आराम से देख चुके हैं। ऑक्सीडेंट मतलब जो पोटेंट ऑक्सीडेंट थे, मतलब ओवरऑल की जो आपके फ्री रेडिकल्स थे उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बाहर से भी लेते हैं, हमारी बॉडी बनाती है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो अगर हम इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करें तो आपके एसओडी हो गए, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। कैट के बारे में बात करें सीएटी, जीपीएक्स हो गए, ये आपके इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट हो गए। अगर हम विटामिन के बारे में बात करें, ठीक है, तो विटामिन हमारे विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी जितने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग सल्फा हाइड्रिल कंपाउंड के बारे में बात करें, ये हमारा जैसे ग्लूटाथायोन हो गया, ठीक है, और जिसको हम लोग जीएसएस से भी जानते हैं, या फिर सिस्टीन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपके होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम सीरम प्रोटीन के बारे में बात करें, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, ये सारी भी चीज़ें आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा कि मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है यार। जैसे कि अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, सीरम प्रोटीन हो गया, इसमें सेरुलोप्लाज्मिन और ये सब जो आपके ट्रांसफेरिन वगैरह, ये सब आपके केमिकल्स हैं। अब जैसे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको आपको याद करना है। जैसे आपको कुछ जैसे एसओडी आपको याद होना चाहिए, आपको विटामिन वाला याद होना चाहिए, आपको ये ग्लूटाथायोन याद होना चाहिए, आपको सीरम प्रोटीन में आपको ये ट्रांसफेरिन और ये सेरोप्लाज्मिन याद होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। कोई पूछे आपको एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल तो आप बता सको, ये नहीं कि केवल, ठीक है। अगर आपसे अभी तक इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपसे कोई पूछता कि आप फ्री रेडिकल्स जितने हमारे होते हैं,
ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कॉज करता है हमारे बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, आप बोलोगे हाँ ठीक है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे एंटीऑक्सीडेंट जो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, ये सब आप बताओगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको यही डेफिनेटली पता होगा कि ठीक है ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट अगर एग्जाम्पल पूछे तो डेफिनेटली आपको पता नहीं था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली लर्न कर लेनी है। कुछ कुछ कम से कम विटामिन तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, ए सी ई हो गया, उसके बाद आपके जैसे ट्रांसपेरिन हो गया, सेरोप्लाज्मिन वगैरह हो गया, सोडी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, ठीक है, तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए ना तो आप डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, वही आपके टेलीग्राम हैंडल का भी हमारे नाम है, नर्सरिंग मेडिकोस। आप इसको सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं स्पेलिंग ले देता हूँ, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और आप चैनल देख लो, चैनल का जो स्पेलिंग है, ठीक है, ये आर है, ठीक है, आर ये आपका है, इसको आप सर्च करेंगे अगर टेलीग्राम पे तो आपको डेफिनेटली चैनल मिल जाने वाला है, पब्लिक चैनल है। और उसके बाद वहाँ से आप नोट्स जो है मैं सारा दे दिया हूँ आपको, पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ का, इवन हमारा बायोकेमिस्ट्री का भी सीरीज़ चल रहा है, तो आप वहाँ उसको भी देख लीजिए साथ साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नोट्स आपको मिल ही गया। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप टेलीग्राम पे भी क्लियर कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको एक अगर सजेशन दूँ तो प्लीज़ आप नोट्स को डाउनलोड करा करो एक रेफरेंस के लिए, इट्स ओके, बट आप साथ कोशिश किया करो कि आप नोट्स को बनाते चलोगे ना तो डेफिनेटली ये काफ़ी वर्थ इट साबित होने वाला है आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो ठीक है, आपका टाइम वगैरह बचता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस में नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप इसको आप लगे हाथ लिख लेते हो ना तो आपको मतलब ये एक तरीके से आप इसको याद हो जाएगा आपको, अगर आप एग्जाम टाइम आएगा आपका तो आप इसको बस एक बार देख लोगे ना, आपको डेफिनेटली एकदम तुरंत तुरंत आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही हैं।